नमस्कार। लर्निंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने एनसीईआरटी की पुस्तक इतिहास में से कक्षा 6 हमारी अतीत यूनिट अध्याय 1 क्या, कब, कहाँ और कैसे पाठ को प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो चलते हैं हम पाठ की ओर। अध्याय 1 क्या, कब, कहाँ और कैसे। रशीदा एक लड़की है। रशीदा का सवाल है। रशीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। उसके मन में एक प्रश्न उत्पन्न होते हैं। वह सोचती है कि 100 साल पहले आखिर क्या हुआ था। तो इस तरह पाठ की शुरुआत होती है। कैसे पता लगाएं? यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था। तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसी व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो, यानी उसे याद हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था, यह कैसे जाना जा सकता है कि 100 साल पहले क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, उसके बारे में जानना। तो हम आगे चलते हैं। अतीत के बारे में क्या जान सकते हैं कि क्या हुआ था पहले, तो उसके बारे में हम कैसे जान सकते हैं। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों का अर्थ है यहाँ पे शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन कौन से नाटक देखा करते थे और फिर कौन से गीत गाते थे। तो यहाँ पे हम ये बात कर सकते हैं कि जिस तरह हम लोग आज रह रहे हैं, वाकई में क्या उस समय भी इसी तरह का जीवन था। तो ऐसे किस तरह का उस समय का अतीत था, तो उसके बारे में हम यहाँ पे जानने का प्रयास कर रहे हैं। लोग कहाँ रहते थे। आज जो हम सभी लोग रह रहे हैं, तो उस समय का जो अतीत था, उस समय के जो लोग थे तो कैसे रहते थे, उनका जीवन यापन कैसा चलता था, कैसे खाना खाते थे, कैसे उनका कार्य होता था, कैसे खेलते थे छोटे बच्चे, और ये लोग आखिर कहाँ रहते थे, उसके रहने की बात की जा रही है। ये सब चीज़ें हम एक मानचित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं, और देखने के साथ साथ तो हम मानचित्र के बारे में आगे जानने का प्रयास करते हैं। मानचित्र 1 पृष्ठ 2 में नर्मदा नदी का पता लगाओ। कई लाख वर्ष पहले से लोग इसी नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों, जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट यानी शिकार भी करते थे। आगे चलते हैं। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। तो यहाँ पे ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है कि उत्तर पश्चिम में क्या है, सुलेमान, और किरथर पहाड़ियाँ, इनका हम पता लगा सकते हैं। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। तो यहाँ पे अगर पूछा जाए कि कौन सी फसल, गेहूं और जौ, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है कि गेहूं और जौ की फसलों का उपजाना आरंभ किया गया, और उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया।
अगर यहाँ पे पशुओं की बात की जाए कि कौन से पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया गया, तो ये है भेड़, बकरी, गाय और बैल। ये लोग गांव में रहते थे। अगर वस्तुनिष्ठ प्रश्न में भी आ सकते हैं कि कहाँ रहते थे, तो ये लोग गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ। जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया वे स्थान है विंध्य के उत्तर में स्थित है। तो चावल कहाँ उपजाया गया? विंध्य के उत्तर में स्थित थे। फिर आप ये मैप में देख सकते हैं कि मैप में हम देख सकते हैं कि ये नदियाँ कहाँ कहाँ हैं। सबसे पहले नदियों की बात करते हैं, तो आप देखिए कि ये नर्मदा नदी है, सतलुजपुरा है, विंध्य पहाड़ियाँ हैं यहाँ पे, ये सिंधु नदी हमारा ये पाकिस्तान की तरफ है, फिर ये सुलेमान है, काबुल नदी है, झेलम नदी, ये है यमुना नदी, गंगा नदी, नर्मदा नदी, गोदावरी नदी। तो ये है जो हमारी ये नदियाँ हैं। इन नदियों की बात कीजिए, जो सिंधु सहायक नदियाँ, जो झेलम, चेनाब, ये सब सहायक नदियाँ हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सहायक नदियाँ उसे कहते हैं जो एक बड़ी में मिल जाए, मतलब एक गंगा और सहायक नदियाँ देख सकते हैं यहाँ पे मैप में। उसके बाद हम आगे चलते हैं। मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। किसमें मिल जाती है? एक जो बड़ी नदी में मिल जाती है उसे हम कहते हैं सहायक नदियाँ। तो सहायक नदियाँ हो गया नदियाँ झेलम, चेनाब, ये सब क्या है? सहायक नदियाँ हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा फिर आगे है गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? मगध नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्र के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्र पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाजों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। तो इस तरह से इनका ये पलायन होता था, एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे, कार्य करते थे। ये है। और पाठ के अलावा कुछ महत्वपूर्ण जो परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण माने जाते हैं, जो कोष्टक में भी दिए जाते हैं अलग से, जैसे ये है मानचित्र 1 एशिया, आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका। और ये अफगानिस्तान, ईरान, चीन तथा म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाया है। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्राय उपमहाद्वीप कहा जाता है। अगर कहा जाए कि उपमहाद्वीप किसे कहा जाता है, तो हम यहाँ पे ये बता सकते हैं कि मानचित्र की मदद से भी देख के भी बता सकते हैं कि और ये उपमहाद्वीप कहा जाता है। आगे फिर हम बात करते हैं कि आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं। आज भी वर्तमान युग में यात्राएं करते हैं, एक स्थान से उस स्थान जाते हैं। तो पहले के लोग कैसे यात्रा करते थे उसके बारे में है। एक बार फिर से मानचित्र 1 को हम देख सकते हैं कि पहाड़ियाँ, पर्वत, समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्रकृति सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे वैसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके, गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहाँ बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी संस्कृति परंपराओं को समृद्ध किया। तो
कहीं ना कहीं ये संस्कृति हमारी जुड़ी हुई है, जो हम एक स्थान से दूसरे स्थान पलायन करते हैं, हमारा रहन, हमारा खान पान, हमारा जीवन कैसा है। तो ये इस यहाँ पे हमारी जो पहाड़ियों की बात की जा रही है, पर्वतों की बात की जा रही है, समुद्र, नदियाँ, उपमहाद्वीप, प्रकृति सीमा का ये कहीं ना कहीं निर्माण करते हैं। और इन सब से मिलकर कहीं ना कहीं हमारा क्या होता है, ये जो संस्कृति जो ये बनती हैं और परंपराओं को समृद्ध करती हैं। हमें देश के नाम, अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं, और ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इंडिया शब्द इंडन से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। किस समूह के लिए किया जाता था? जो उस समूह के जो लोग रहते थे उनके लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी एक कृति है, जिसे ऋग्वेद में लिखा मिलता है। तो ये सारी चीज़ किस में मिलती है? ऋग्वेद में। अगर पूछा जाए कि जो ये है समूह का उल्लेख मतलब कहाँ मिलता है, तो हम ये कह सकते हैं कि ऋग्वेद में मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। अब हम आते हैं कि अतीत के बारे में कैसे जानें। आखिर हम अतीत के बारे में कैसे जान सकते हैं? अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका है अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना। अब हम कोई भी चीज़ को अगर हम जानना चाहेंगे तो हम सबसे पहले पुस्तक की ओर जाते हैं। पुस्तक के माध्यम से ही हम चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे भी अगर अतीत के बारे में अगर हमें जानना है, कोई भी चीज़ की पहाड़ी के बारे में, पर्वत के बारे में, लोगों के जीवन के बारे में, कि वो किस तरह से रहते थे, उनका खान पान कैसा था, उनका जीवन व्यतीत कैसा होता था, नदियाँ कैसे, पहाड़ी कैसे, तो हम ये सारी चीज़ें हम और अतीत के बारे में जानना है कि अतीत हमारा पहले के ज़माने के लोग कैसे रहते थे। तो ये सब चीज़ें हम पुस्तकों में पढ़कर ही जान सकते हैं, पुस्तकों में ही ढूंढ सकते हैं, गहन अध्ययन कर सकते हैं। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू, जिसका अर्थ हाथ है, से निकला है। ये पांडुलिपियां प्राय ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पे लिखी मिलती है। तो यहाँ पे एक भोजपत्र मतलब एक पांडुलिपियां और इसके कुछ चित्र भी दिखाए गए हैं, जो आप ये देख सकते हैं। इसके बारे में फिर से एक बार मैं बताऊंगी कि ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ यहाँ पे दिखाया गया है। ये पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्रों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था पहले। फिर भोज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से इसको दिखाया गया कि कैसे भुर्ज की पेड़ की छाल में मतलब उसमें वो जो है लिखा गया है। आगे हम अभिलेखों की बात करते हैं। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। जो पत्थर होते हैं तो उस पत्थरों पे भी लिखे जाते हैं। तो पत्थरों में किस तरह से लिखे गए जाते हैं, उसकी यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा कठोर होते हैं, उसकी जो सतह होती है एकदम कठोर होती है और उसमें जो है लिखे गए हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके और उनका पालन कर सके। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। तो ये जो पत्थर होते हैं तो उसमें पत्थरों में जो इतनी जो सतह उसकी जो बहुत ज़्यादा उत्कीर्ण होती है उसमें भी लिखवाते थे। राजाओं रानियों के स्त्री पुरुषों ने भी अपने जो किस तरह से कार्य किए हैं उन कार्यों का विवरण इन पत्रों में भी लिखे जाते थे। उदाहरण के लिए जैसे शासक लड़ाइयों में
अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे कि जब लड़ाइयाँ होती थी, जब कोई विजय की प्राप्ति होती थी तो उसका विवरण यहाँ पे इस पत्थर में भी लिखवाया जाता था कि दूसरा जो जीता है उनके बारे में, किस सन में जीता है, तो ये सारी चीज़ें इसका विवरण यहाँ पे दिया जाता था। तो क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे और ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाइयाँ आती थी? तो लाभ तो यही है कि अगर उस समय जो लिखे होते थे आज भी हम उसको जान पाते हैं कि उनको जानने में काफ़ी आसानी होता है, उनको हम देखते हैं। एक और उदाहरण है, जैसे यहाँ पे बताया गया है कि लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर लिखा गया था। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगी। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं और लिपियां अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती है, और जब हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तब हम भाषा का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं अभी बोल रही हूँ और आप सभी शब्दों को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं। तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरामीयक नामक दो भिन्न लिपियां तथा भाषाओं में है। यह आगे चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक दाईं तरफ चित्र दिखाया गया और एक बाईं तरफ चित्र दिखाया गया है। तो जो बाएं तरफ है एक प्राचीन नगर में प्राप्त हुआ है। इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था, और जो दाएं तरफ है वो है एक तरह से सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था। तो ये सिक्का है और एक तरह से यहाँ पे प्राचीन नगर के जो प्राप्त हुए हैं उसके चित्र दिखाए गया है। एक मटका है, एक सिक्के हैं, तो उसमें जो डिजाइनिंग किया गया है उसके बारे में भी है। हमारे द्वारा आज प्रयोग आने वाले सिक्कों से यह सिक्का कैसे भिन्न है? तो आप यहाँ पे एक प्रश्न कर सकते हैं कि जो पहले के जो सिक्के थे और आज के जो सिक्के हैं उनमें क्या भिन्नता दिखाई देती है? तो आप भी इसका एक गहन अध्ययन कर सकते हैं। तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए एक छानबीन तथा खुदाई भी करते थे। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती है। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। पुरातात्विद जानवरों, चिड़ियों, मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने के लिए मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप से बचे रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। तिथियों का मतलब, अगर मैं आपसे पूछूं तो तिथियों का मतलब तो आप कहेंगे कि ये जो अभी चल रहा है 2020 चल रहा है, और अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष, जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगी। तो आप सबसे भी पूछेंगे तो आप भी कहेंगे कि 2020 वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा से पहले के रूप में जानी जाती है। इस पुस्तक में 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हैं। वर्तमान में पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। अब हम बात करते हैं इतिहास और तिथियां। अंग्रेजी में बीसी, हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व होता है। कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी, हिंदी में ई तथा लिखा पाती हो। यह एनो डोमिनी नामक दो लैटिन शब्दों से बना है। इसका तात्पर्य है कि ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। कभी कभी एडी की जगह सीई तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसी का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले है। तो इस प्रकार ये इतिहास और तिथियों के बारे में भी बताया गया है।
अब पाठ के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं जो परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। जैसे कृषि का आरंभ 8000 वर्ष पूर्व, सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व, गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज्य 2500 वर्ष पूर्व, वर्तमान मतलब लगभग 2000 वर्ष पूर्व। तो ऐसे कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं जिनके बारे में बताया गया। अब मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी जो बहुत ही याद रखने की चीज़ें हैं। जैसे आखेट, आखेट का मतलब यहाँ पे होता है कि शिकारी को कहा जाता है। जो चावल, चावल जो विंध्य के उत्तर में स्थित है, तो सबसे पहले यहाँ उगाया गया। फिर इसके बाद सहायक नदियाँ किसे कहते हैं? तो सहायक नदियाँ उसे कहते हैं जो एक बड़ी नदियों में मिल जाती हैं। फिर इसके बाद आता है कि नर्मदा नदी में आखेट शिकार करते थे। तो ऐसे ही ये जो है बहुत महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में बताया गया है। आप सभी को मेरा चैनल कैसा लगा है? आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल को लाइक करें। और इसी तरह मैं एनसीईआरटी से जुड़े पुस्तकों को लेकर आऊँगी जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। और मैं कुछ महत्वपूर्ण कथनों को यहाँ पे ही बताना चाहूँगी जो बहुत ज़्यादा लाभदायक होंगे। तो आप मेरे लर्निंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।